जो भी लोग विदेशों से भगाए जाते हैं वो सब भारत में ही क्यों आते हैं? ऐसा भी क्या हो गया कि रोहिंग्या के इश्यू पे भारत सरकार की दो मिनिस्ट्री आमने सामने आ गई। कुछ लोग कहते हैं कि भारत सरकार किसी को भी शरण नहीं देती है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि भारत ने तो आश्रम खोल रखा है सबके लिए, जो चाहे वो आ जाता है। आखिर ये सच्चाई है क्या? रोहिंग्या कौन लोग हैं? भारत की रिफ्यूजी पॉलिसी पे इतने सारे क्वेश्चन क्यों उठने लगते हैं? भारत की कोई रिफ्यूजी पॉलिसी है भी या नहीं? सबसे पहले तो ये इशू रेस क्यों हुआ था? अभी आज से 5-6 दिनों पहले भारत सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें कहा गया कि भारत हमेशा से ही बाहर से आने वाले रिफ्यूजियों का स्वागत करता आया है, और जो रोहिंग्या भारत में रह रहे हैं उनको इकोनॉमिकली वीकर सेशन के लिए जो हाउसेस बनाए जाते हैं उनमें उनको शिफ्ट करा जाएगा, और सारी बेसिक एनिमिटीज सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन 5-6 घंटे बाद होम मिनिस्ट्री की तरफ से काउंटर आ गया कि नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है। जो भी रोहिंग्या भारत में रहते हैं वो सब इलीगल माइग्रेंट है, उनको रिफ्यूजी का स्टेटस नहीं मिला है, तो उनको वो सब सुविधाएं नहीं मिलेगी जो एक रिफ्यूजी को मिलती है। रोहिंग्या म्यांमार का एक एथनिक ग्रुप है जो कि म्यांमार के रखाने स्टेट में हजारों साल से रहा करता था। म्यांमार में मिलिट्री कूप होने के बाद वहां के बुद्धिस्ट कट्टरपंथी और मिलिट्री का अत्याचार लोगों के ऊपर बढ़ता गया। उसके सबसे पहले शिकार वहां के एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप बने। उसमें भी सबसे पहला शिकार रोहिंग्यास को बनाया गया। रोहिंग्यास को देश छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि रखाने स्टेट बिल्कुल बे ऑफ बंगाल पे है। इसलिए जब भी वो देश छोड़ के भागे तो सबसे पहले सबसे ज्यादा वो बांग्लादेश की तरफ भागे, उसके बाद वो भारतवर्ष में आए। बताते हैं कि बांग्लादेश के अंदर लगभग 4 लाख से ज्यादा रोहिंग्या बसे हुए हैं। केवल भारतवर्ष में केवल दिल्ली में 1100 के आसपास रोहिंग्याज हैं। यूएन से जो रजिस्टर्ड रोहिंग्याज भारत में रहते हैं उनकी संख्या लगभग 17,000 है। तो ओवरऑल अगर रोहिंग्याज की संख्या भारत में देखा जाए तो लगभग 40,000 के आसपास है। यूएन ने कई बार कहा है कि सबसे ज्यादा अत्याचार जिस कम्युनिटी पे हो रहा है वो रोहिंग्याज हैं, जो कि स्टेटलेस कम्युनिटी है, उनका कोई कंट्री ही नहीं बचा है। भारत की जो पोजीशन रिफ्यूजीज को लेके है बहुत ही एम्बिगुअस कंफ्यूजन से भरी हुई है। भारत में यूएन से रजिस्टर्ड लगभग 48,000 रिफ्यूजी या तो असाइलम सीकर रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट भी इंडिया में रहते हैं जिनकी कोई विश्वास के लायक संख्या है नहीं। वो नंबर बहुत सारा लाखों में भी हो सकता है। भारत की अपनी कोई नेशनल रिफ्यूजी पॉलिसी भी नहीं है। भारत ने यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 पे सिग्नेचर भी नहीं करा। भारत ने यूएन रिफ्यूजी प्रोटोकॉल 1967 पे भी सिग्नेचर नहीं करा। लेकिन भारत ने यूएन की नॉन रिफॉर्मेंट पॉलिसी पे जरूर सिग्नेचर करा है। इन सब के बाद भी भारत अलग अलग वक्त पे बहुत सारे रिफ्यूजी को, असाइलम सीकर को शरण देता रहा है, उनको नागरिकता भी देता रहा है। यूएन का कन्वेंशन है उसके हिसाब से डिफिनीशन जो रिफ्यूजीज की होती है उसमें ये कहा गया है कि रिफ्यूजी वो लोग हैं जो अपने देश में वापस नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी लाइफ को या फ्रीडम को थ्रेट है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ सकता है, ये थ्रेट लाइफ का और फ्रीडम का तो रोहिंग्यास को भी है, लेकिन भारत की सरकार का ये स्टैंड रहा है कि रिफ्यूजीज होने के लिए उनका कुछ प्रोसीजर होता है, उसके लिए रोहिंग्यास ने कभी अप्लाई नहीं किया है, इसलिए अभी भी वो इलीगल इमिग्रेंट ही हैं। भारत का यूएन का कन्वेंशन साइन न करने के पीछे भारत सरकार के पीछे का तर्क ये रहा है कि ये जो डिफिनीशन है, ये जो प्रोटोकॉल है, ये बहुत ज्यादा वेस्टर्न आउटलुक के हिसाब से है। इसमें डेवलपिंग कंट्री की रियलिटीज को एक्सेप्ट नहीं करा गया है। उनका ये कहना है कि वेस्ट कंट्री अपने आप में बहुत मेच्योर है, उन सबके बॉर्डर बहुत ही डिफाइन है, बट भारत के सराउंडिंग कंट्री के साथ बहुत सारे बॉर्डर ना तो डिफाइंड है, अब जो डिफाइंड भी है वो भी बहुत ही पोरस है, इसलिए इलीगल इमिग्रेंट के स्कोप बहुत ज्यादा है। उसके अलावा हमारी इकोनॉमी भी इतनी डेवलप नहीं है कि बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन को हम अफोर्ड कर सकें। केवल भारत सरकार ही नहीं, भारत की कोर्ट भी काफी कंफ्यूज नजर आती है रिफ्यूजीज और असाइलम सीकर के संदर्भ में। 2017 में भारत सरकार कुछ रोहिंग्यास को वापस से डिपोर्ट करना चाह रही थी उनके अपने देश में। इसको लेके कुछ रिफ्यूजीज ने बोला कि हम वहां पे वापस नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई, पीआईए लगाई। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि उनको डिपोर्ट करना है तो डिपोर्ट करना अलाउ कर दिया जाए। लेकिन अभी जब दोबारा से डिपोर्ट करने की बात आ रही है, कोर्ट ने एफिडेविट दिया कि वो इलीगल माइग्रेंट है इसलिए उनको वापस से डिपोर्ट करा जाएगा। लेकिन कोर्ट ये बोल रही है कि ये पॉलिसी मैटर है, इसमें हम कोई यस और नो का फैसला नहीं दे सकते। वहां पे भी काफी कंफ्यूजन नजर आता है। लेकिन इन सब के बाद ही भारत सरकार ने बहुत सारे लोगों को रिफ्यूजीज दी है। जब तिब्बत में चाइना का आक्रमण हो रहा था
तो वहाँ के दलाई लामा और प्रो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट जो थे वो तो अभी भी इंडिया में रहते हैं। इवन धर्मशाला में तो कैपिटल ही बना रखी है। जब श्रीलंका में अत्याचार हो रहा था कि वहाँ की माइनॉरिटीज़ के लिए, तो इंडिया में बहुत सारे तमिल भाग के आए, अभी भी रहते हैं। बहुत सारे को नागरिकता भी दी गई। जब बांग्लादेश लिबरेशन वार हो रहा था तो बहुत सारे बंगाली भारत में आए, रुके भी, कुछ सिटीजनशिप ले भी लिया, बहुत सारे तो वापस भी चले गए। इसलिए भारत में बहुत सारे लोगों को नागरिकता देता रहा है। लेकिन भारत का यह कहना है कि हम नागरिकता उन्हीं को देते हैं जो रिफ्यूजीज होते हैं और ड्यू प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अब रोहिंग्या के केस में भारत का रुख कुछ अलग ही है, इसलिए भी काफी डिबेट का इशू हो बन गया है ये। हालांकि इन सब के बाद भी रोहिंग्यास का ये कहना है कि वो इलीगल माइग्रेट नहीं है, वो किसी गलत इरादे से इंडिया में आए भी नहीं हैं। लेकिन लेकिन उनकी ये मान्यता है कि भारत अलग अलग टाइम पे लोगों की मदद करता रहा है तो उनकी भी मदद करेगा। उनके पास ये तर्क है कि उनके पास तो यूएन का कार्ड भी अवेलेबल है, तो वो लीगल इमिग्रेंट कैसे हो सकते हैं। और जहां तक बात प्रोसीजर की है तो बहुत सारे लोगों का ये आर्गुमेंट है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि प्रोसीजर वगैरह होता क्या है। उनको बस बेसिक सर्वाइवल के लिए भारत में रुकना है, बस वही उतना ही उनके लिए काफ़ी है। उनको वहाँ यहाँ से भगाया ना जाए, बट वो इसी में खुश हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे भी वो म्यांमार जाएंगे उनका जिंदा रहने का कोई भी चांस बचता नहीं है। तो भारत में जिस हल्की सी भी जीने लायक कंडीशन अगर उनको मिलती है तो उसके लिए वो शुक्रगुजार हैं। अब भारत सरकार का ये आर्गुमेंट है रोहिंग्यास को लेके कि पहली बात वो इलीगल इमिग्रेंट हैं, दूसरी बात ये बताते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तान के टेरर ग्रुप से उनका कोई लिंक है, उसमें बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, ऐसा बताया जाता है। अब बताते हैं कि बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी उनका इन्वॉल्वमेंट है। बट ये सब केवल रेटोरिक है, ऐसा कोई इनका कोई फैक्ट नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसीज के पास कोई फैक्ट स्टैब्लिश हो चुका है, ना ही ऐसा है कि भारत के बहुत सारे पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस रजिस्टर हो। ये सब भी नहीं। भारत की अपनी कोई रिफ्यूजी पॉलिसी होनी चाहिए जिससे ये सब कंफ्यूजन भी ना हो, क्योंकि अलग अलग टाइम पे लोग माइग्रेंट करते रहते हैं, कुछ मजबूरियां में, कुछ अपनी मर्जी से। और भारत में बहुत पड़ोसी देश हैं, बहुत सारे अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, वो भी एक वजह होती है कि भारत में लोग आते हैं अलग अलग टाइम पे। अगर एक अपनी पॉलिसी होगी तो कम से कम कंफ्यूजन तो क्लियर हो जाएगा ना। कोई भी आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं लिया जाएगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो कोई फैक्ट पे बेस्ड होगा, कोई लॉजिक पे बेस्ड होगा। क्योंकि अभी भारत पे ये आरोप लगता है कि जिस जब मर्जी होती है कि जिस जो अच्छा लगता है उसको नागरिकता दे देते हैं, जो नहीं अच्छा लगता उसको। जब भी इस तरह के किसी कंट्री में बाहर से माइग्रेंट आते हैं तो वहां पे एक एंटी माइग्रेंट सेंटीमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये चीज केवल भारत में नहीं है, आप यूरोप में देख सकते हैं, अमेरिका में देख सकते हैं। भारत में एंटी माइग्रेंट ग्रुप का ये कहना है कि भारत में रिसोर्सेज की बहुत कमी है, तो वो केवल हम अपने सिटीजन के लोगों के लिए भर ले, पेट भर ले, वही काफी है, बाहर के लोग हम कैसे अफोर्ड करेंगे। दूसरा उनका तर्क ये होता है कि ये सब सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसलिए उनको नहीं आने देना चाहिए। लेकिन बात वो उठती है कि इसका बेसिस क्या होगा, इसका क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे उनको चेक करा जाएगा। क्योंकि जब भी इंडिया में माइग्रेंसी क्राइसिस होती है तो ये इशू रेज होता ही है। चाहे बांग्लादेश में लिबरेशन के टाइम पे जो माइग्रेंट इंडिया में आ रहे थे तो वहां पे तो सिक्योरिटी का इशू ज्यादा रेज नहीं हुआ था, बट रिसोर्सेज वाला काफी रेज हुआ था। इसीलिए आप देखते हैं कि आसाम की डेमोग्राफी काफी बिगड़ गई है। जब तिब्बत से लोग आए थे तब भी सेम इशू था, लेकिन सबसे ज्यादा इशू तब रेज हुआ था जब श्रीलंका से तमिल इंडिया में आ रहे थे, क्योंकि इंटेलिजेंस की बोर्ड भी थी कि जो लोग वहां से आ रहे हैं वो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इंडिया, भारत सरकार वहां की श्रीलंका सरकार का सपोर्ट कर रही थी, वहां के लिट्टी ग्रुप को सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी। इसलिए वहां के लिट्टी ग्रुप और वहां के तमिल जो माइग्रेंट इंडिया में आ रहे थे उनको भारत सरकार के अगेंस्ट में एक फीलिंग थी। हमने उसको ध्यान नहीं दिया, इसीलिए हमने एक प्रधानमंत्री अपना खोया। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या भी उसी ग्रुप ने करी। अब सेम इशू रोहिंग्या से भी रेज हो रहा है। इसीलिए भारत सरकार को एक अपनी डेफिनिट साइंटिफिक और क्लियर रिफ्यूजी पॉलिसी होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे वो किसी को मना कर सके, किसी को अलाउ कर सके। जिसको सिटीजनशिप देनी है इसके लिए क्लियर साइंटिफिक पॉलिसी होनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में? क्या क्राइटेरिया होना चाहिए रिफ्यूजी और इलीगल माइग्रेंट बोलने का? भारत सरकार को रोहिंग्यास को नागरिकता देनी चाहिए? भारत में अगर कोई पॉलिसी होनी है तो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किसको अलाउ करना है, किसको नहीं करना है? अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको इसी तरीके से आपके फेवरेट टॉपिक पे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे।